लिए हम, क्योंकि हमारे पास 3 पद हैं तो हम 3 गोलों का, इसको मैं मिटा देती हूँ और यहाँ पर आपको मैं वेन डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगी। जब हम तर्क वाक्य को समझ रहे थे तब हमने 2 गोलों को ओवरलैप करते हुए बनाया था, क्योंकि हमारे पास 2 पद थे। तर्क वाक्य में 2 ही पद होते हैं, लेकिन जब हम युक्ति की बात कर रहे हैं और 3 पद हैं तो हमको 3 गोले उनको दर्शाते हुए। अब वेन डायग्राम को बनाने का क्या नियम है, तो वेन डायग्राम में आपको देखना होता है कि आप दोनों जो आधार वाक्य हैं उनको ड्रॉ करते हैं, उनको दर्शाते हैं और निष्कर्ष को फिर देखते हैं कि वो उन आधार वाक्यों को ही दर्शाने के बाद निष्कर्ष स्वतः ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो युक्ति वैध हो जाती है, और यदि वो नहीं आ रहा है, निष्कर्ष को दर्शाना नहीं पड़ता, निष्कर्ष को आप दर्शा देंगे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। निष्कर्ष को केवल देखना होता है। आधार वाक्यों को आप दर्शाएंगे और निष्कर्ष को केवल देखेंगे और उसी से आपको पता चल जाएगा कि युक्ति वैध है या अवैध है। इस तरीके से 3 गोले एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए इसको हम बड़ा बना सकते थे, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको मिटाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा छोटा डायग्राम बन रहा है, लेकिन इससे भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये 3 गोले हमने एक वैज्ञानिक के लिए लिया, वैज्ञानिक के लिए थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, दूसरा कॉलेज के स्नातक के लिए और तीसरा लिया हमने खिलाड़ी के लिए। ये 3 पद हमारे पास हैं। अब जो हम तर्क वाक्यों को ड्रॉ करने का जो हमारा नियम था उसी से हम चलेंगे और दोनों आधार वाक्यों को हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारा निष्कर्ष स्वतः ही निगमित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहला आधार वाक्य क्या कह रहा है, सभी महान वैज्ञानिक कॉलेज स्नातक हैं। एक प्रकार का तर्क वाक्य है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कह रहा है कि सारे के सारे वैज्ञानिक जो हैं वो स्नातक हैं, मतलब स्नातक के बाहर का पूरा वैज्ञानिक जो है वो खाली है। तो वैज्ञानिक कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, इसके बाहर ये यहाँ से इतना हिस्सा, ये आपको ये विचार नहीं कर रहा है कि ये खिलाड़ी में भी आ रहा है, नहीं, आपको केवल अभी इन दोनों को ही देखना है एक तरीके से। तो स्नातक के बाहर का पूरा वैज्ञानिक खाली है, ये यहाँ से यहाँ तक स्नातक है, इससे बाहर का वैज्ञानिक क्या हिस्सा है ये, और खाली दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, शेडेड कर देते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे कुछ है और शेड भी है तो शेड जो है वो ज़्यादा एक तरीके से उसके ऊपर उसको डोमिनेट करेगा और उसको खाली माना जाएगा। तो ये आपने देखा कि ये ए प्रकार का वाक्य था। ए प्रकार के वाक्य, तर्क वाक्य का मैंने आपको जब डायग्राम सिखाया था तो इसी तरह का बताया था। दूसरा आधार वाक्य क्या कह रहा है, कुछ खिलाड़ी कॉलेज के स्नातक हैं। कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी कॉलेज के स्नातक हैं। तो खिलाड़ी और कॉलेज के स्नातक का कॉमन क्या है, यहाँ कुछ है करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्रॉस का चिन्ह हम लगाते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो हम इस क्रॉस के चिन्ह को यहाँ लगाएंगे, बीच में क्रॉस के चिन्ह को हम यहाँ लगा देंगे। कुछ खिलाड़ी हैं जो कॉलेज के स्नातक हैं। अब हमको निष्कर्ष को देखना है, क्या हमारा निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष क्या है, कुछ खिलाड़ी महान वैज्ञानिक हैं। कुछ खिलाड़ी वैज्ञानिक हैं। तो महान वैज्ञानिक और खिलाड़ी के बीच में कॉमन क्या था, ये कॉमन। तो इसको, ये तो यहाँ पे स्नातक का भी आ गया, इसको निश्चित रूप से यहाँ होना चाहिए था। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब हम निगमनात्मक तर्क पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है केवल वही कहा जा सकता है। यहाँ हम संभावना के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है और निश्चित नहीं है हमको, ये जो क्रॉस है ये यहाँ भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं बात को, ये क्रॉस यहाँ भी जा सकता है, निश्चित नहीं है, अनिश्चितता की स्थिति है। और आपने देखा कि इसमें अव्याप्त मध्यम पद दोष है, इसलिए यह युक्ति जो है वो अवैध है। हमारा निष्कर्ष इससे पूरी तरह से
निगमित नहीं हो रहा है। अब हम किसी वैध युक्ति का ड्रॉ करके देख सकते हैं। जो पहली युक्ति हमारी वैध युक्ति थी और उसको हम ड्रॉ करके देख सकते हैं। वो युक्ति क्या थी, लिख लेते हैं उसको। युक्ति जो हमारी थी पहले, वो युक्ति थी कोई भी बहादुर कायर नहीं है। दूसरा था कुछ सिपाही कायर हैं। और इसीलिए कुछ सिपाही बहादुर नहीं। ये वो युक्ति थी जिसकी अवस्था मैंने आपको बताई, ई, आई और ओ। ये प्रकार हैं अंग्रेजी में, तर्क वाक्यों के प्रकार हैं, ई, आई और ओ। बाकी नियम इसमें पूरे हो ही रहे हैं। अब हमको मध्यम पद और जो मुख्य और अमुख्य पद की स्थिति देखनी है। आप देख रहे हैं कि ये ओ प्रकार का तर्क वाक्य है जिसमें उद्देश्य पद तो व्याप्त नहीं रहता लेकिन विधेय पद व्याप्त रहता है। तो विधेय पद यहाँ पर बहादुर है, ये विधेय पद है, सिपाही उद्देश्य पद है और ये कायर जो है ये मध्यम पद है। तो इसमें ये पद तो व्याप्ति नहीं है, तो इसको तो हमको देखना ही नहीं है। हमको देखना है केवल विधेय पद को, मुख्य पद को। तो मुख्य पद हम देख रहे हैं कि ये ई प्रकार का वाक्य है जिसमें दोनों ही पद व्याप्त होते हैं। तो यह शर्त हमारी पूरी हो रही है। जो पद निष्कर्ष में व्याप्त है वह आधार वाक्य में भी व्याप्त है। दूसरी शर्त थी हमारी कि मध्यम पद को कम से कम एक आधार वाक्य में व्याप्त होना चाहिए। तो मध्यम पद था ये, यहाँ पर मध्यम पद था। तो मध्यम पद यहाँ पर तो व्याप्त नहीं है क्योंकि ये आई प्रकार का सेंटेंस है जिसमें दोनों ही पद अव्याप्त रहते हैं, लेकिन यहाँ पर यह पद व्याप्त हो रहा है। तो कम से कम एक आधार वाक्य में मध्यम पद को व्याप्त होना चाहिए। उस शर्त का पालन हो रहा था, इसलिए युक्ति वैध थी। अब इसको हम वेन डायग्राम से भी ड्रॉ करेंगे जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि वैध युक्ति का कैसा, पहले आपने देखा अवैध युक्ति का, और वैध युक्ति का डायग्राम से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वेन डायग्राम से हम युक्ति की वैधता और अवैधता की जांच कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए हम बहादुर के लिए ले लें, बहादुर, दूसरा है कायर और तीसरा है सिपाही। अब पहला जो वाक्य है कोई भी बहादुर कायर नहीं है, ये ई प्रकार के तर्क वाक्य का जो डायग्राम है आपको मैंने बताया था। कहा जा रहा है कि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। क्या कहा जा रहा है? कोई भी बहादुर कायर नहीं है। तो बहादुर कायर का कॉमन यही है। ये कहा जा रहा है कि ये इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको हमने खाली कर दिया। दूसरा आई प्रकार का जो तर्क वाक्य है वो कह रहा है कि कुछ सिपाही हैं, कुछ सिपाही हैं जो कायर हैं। सिपाही और कायर के बीच में कुछ है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ पे शेड भी आ रहा हो और कुछ है के लिए हम क्रॉस का जो चिन्ह लगाते हैं वो भी आ रहा हो, तो जो ये शेड है खाली, ये उसको डोमिनेट करता है। इसलिए ये हम जब कहेंगे कुछ सिपाही कायर हैं तो हमको क्रॉस लगाना है, यहाँ बीच में ही लगाना है, लेकिन यहाँ तक खाली आ रहा है तो इसको हम स्पष्ट रूप से इधर लगा सकते हैं कि ये कुछ फिर यहाँ है, यहाँ तक तो खाली है, इसलिए ये फिर कुछ ये यहाँ पर है।
जबकि पहले जो डायग्राम बनाया था वहाँ पर फिर दोनों ही हम कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं थे। अब हमको निष्कर्ष को देखना, दोनों आधार वाक्य हमने ड्रॉ कर दिए, अब हमको निष्कर्ष को देखना है। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ सिपाही बहादुर नहीं है। कुछ सिपाही बहादुर नहीं है, मतलब कुछ सिपाही, मतलब ये सिपाही का कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा गोला सिपाही का है। तो कुछ सिपाही बहादुर नहीं है, ये कहने के लिए बहादुर के बाहर सिपाही में कुछ होना चाहिए। तो बहादुर के बाहर आप देख रहे हैं कि बहादुर के बाहर सिपाही में ये क्रॉस है, आ रहा है अपने आप से ही पहले से, इसलिए युक्ति वैध है। तो ये आपने देखा वेन डायग्राम से किस तरीके से युक्ति वैध है, और ये सभी नियमों का इसमें पालन हो रहा है। इसमें जो निष्कर्ष में पद व्याप्त है वो आधार वाक्य में भी व्याप्त है, कम से कम एक आधार वाक्य में इसमें मध्यम पद व्याप्त है, और बाकी सभी हमारे नियमों का इसमें पालन हो रहा है, इसलिए यह युक्ति वैध है। तो इस पर जितने अभ्यास आप करेंगे उतना ही आपको ये आसान होता चला जाएगा, और इस पर आधारित बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अभी भी सेकेंड ईयर में तो पूछे ही जाएंगे इस परीक्षा में विश्वविद्यालय की, बाकी आपके जीवन भर ये काम आने वाली बात है, इसलिए इसकी आप जितनी ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना आपके हित में रहेगा।